ओके, सो पिछले लेक्चर में हमने एल्कीन्स प्लस HX में देख लिया था मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ को हमने पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्वियसली बोला था। ओके, सो दैट वाज एल्कीन। सेकंड पार्ट जो है वो है विद अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को किस में कन्वर्ट, अपन किसका एमओपीज कर रहे हैं? RX का। तो हर रिएक्शन में अपना जो प्रोडक्ट है इस केस में वो RX ही होना चाहिए ना, घूम फिर के RX बनना चाहिए, बरोबर बात है। तो अभी हम लोग सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शंस करें। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना सब लोग। दैट इज अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड, यानी कि ROH टू RX। ऐसे लिखेंगे तो समझ में आएगा आप लोग को। ROH टू RX, यस, अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड बनाना है। क्लियर हो गई बात? उसमें फर्स्ट वाला सबसे पहला है ROH प्लस HX। ROH प्लस HX। नाउ प्लीज एक चीज को यहां पर ध्यान से एक बात को नोट कर लेना। ये आपको मैं डिटेल में थोड़ा जाऊंगा इसमें, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये रिएक्शन है, उसका क्या फंडा है वो ज़रा समझना पड़ेगा। ROH यानी कि अल्कोहल में जब मैं HX ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है? मेरे पास है HCl, HBr और HI। क्या ऑप्शंस है? HCl, HBr और HI। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल पॉप अप इनटू योर हेड इज व्हाई नॉट HF? वैलिड क्वेश्चन। सर आपने HF क्यों नहीं लिया? आपको याद होगा मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया था कि HF की रिएक्टिविटी बहुत ही लो है, बहुत ही कम रिएक्टिविटी है। करेक्ट है बच्चों? तो HF बिल्कुल रिएक्ट करता ही नहीं है यहाँ पे। HF की रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम रिएक्टिविटी की ऑर्डर देखें तो HI सबसे अच्छा है, फिर HBr उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है, HCl उससे थोड़ा कम है, HF उससे कम है। तो क्या मैं ऐसा कन्विंसिंगली बोल सकता हूँ और श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ पर HCl का जब रिएक्शन होगा तो उसको कोई ना कोई कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, कुछ हेल्प की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ऑन इट्स ओन इट्स नॉट दैट रिएक्टिव। यस और नो? मेरा पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं? देख लो मैंने क्या बोला कि HCl की रिएक्टिविटी कम थी तो इसको हेल्प लगेगा, तो किसी कैटलिस्ट का हेल्प लगेगा, है ना। और यहाँ पर कैटलिस्ट जो है आपके पास HCl के साथ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, और वो उसका नाम है, क्योंकि वो कैटलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए आपको ध्यान से समझ लेना है। कैटलिस्ट का नाम है एनहाइड्रस। AN डॉट लिखता हूं, उसका मतलब क्या समझते हो? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब समझते हो ना? नो मॉइस्चर, नो वाटर, ड्राई। एनहाइड्रस ZnCl2। क्या लिखेंगे? एनहाइड्रस ZnCl2। क्या ये दिमाग में गया? यस और नो? एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। तो इसमें मैंने A सबसे पहला ये लिखा, ठीक है। पहली कैटेगरी ROH प्लस HCl। HCl के साथ में क्या चाहिए? एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए। क्या बनेगा? तो बनने के लिए बहुत ही सिंपल चीज होने वाली है। यहाँ पे ये निकल जाएगा, क्या बचा? RCl प्लस H2 बन गया आपका RX। RCl बन गया, अल्काइल क्लोराइड बन गया। बोलो हाँ कि ना? यही चाहिए था ना आपको? तो यहां पर रिएक्शन डिफिकल्ट नहीं है। रिएक्शन के साथ जो अलग दो तीन चीजें हैं वो नोट करनी बहुत जरूरी है, और ये नोट जो है ये आपके एमसीक्यूज में बहुत काम आने वाला है, याद रखना। अच्छा, व्हेन आई से एमसीक्यूज, नॉट ओनली सीईटी, इवन बोर्ड्स के एमसीक्यूज में भी ये बहुत बार पूछा गया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सीईटी की बात करो। हाँ, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का नाम, क्या नाम है इसका बच्चों? HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 ये कॉम्बिनेशन का नाम है लुकस रिएजेंट। क्या नाम है? क्या नाम है? लुकस रिएजेंट, ठीक है। तो पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई इसके बारे में कि HCl, जब आपको अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ कराना है
तो एरो पे क्या चाहिए, एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए, साथ में चाहिए ही चाहिए एनहाइड्रस ZnCl2। क्या ये बात क्लियर हुई? ओके क्यों, उसका रीजन आपको अभी बता चुका था, पिछली बार भी बताया था, HCl की रिएक्टिविटी कम है, इसको हेल्प चाहिए कैटलिस्ट की। ठीक है, लुकास रिएजेंट जो है इज यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। कैसे यूज करते हैं? इट इज यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, और उस टेस्ट को क्या बोलेंगे? वाह वाह, रॉकेट साइंस, लुकास टेस्ट ऑब्वियसली। बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स। क्या बोला मैंने? लुकास टेस्ट इज यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल, तीन टाइप के जो अगर एल्कोहल दिए हैं और आपको बोल रहा है कि भाई इनको अलग अलग करके बताओ, मतलब इनको डिस्टिंग्विश करके बताओ कि इसमें से प्राइमरी वाला कौन सा है, सेकेंडरी वाला कौन सा है और टर्शरी वाला कौन सा है, तो आप क्या यूज करेंगे? आप लुकास रिएजेंट यूज करेंगे और आप लुकास टेस्ट परफॉर्म करेंगे। गया दिमाग में? अब आप बोलोगे सर ये कैसे दिखता है, तो एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा। रिएक्शन एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 CH2 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 OH। कौन सा अल्कोहल है ये? What is the name of this alcohol? Butane 1-ol. You don't say butanol, you say butane 1-ol. प्राइमरी अल्कोहल है, राइट? ये रहा OH ग्रुप, ये कार्बन कैसा है? प्राइमरी है, तो ये ब्यूटेन 1-ol यानी कि प्राइमरी अल्कोहल हुआ। तो यहां पर क्या हो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1-क्लोरो ब्यूटेन बनेगा। करेक्ट है बच्चों? तो ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी का एग्जांपल ले लो। कुछ गधे बच्चों को ये आइसो जैसा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना कुछ लोगों को? आया किसी के दिमाग में कि सर ये तो आपने आइसो बनाया, सेकेंडरी थोड़ी है? ध्यान से देखो, OH किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। ये वाला कार्बन 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी है। मैंने चेन को सीधा नहीं ऐसा बनाया है। इतना बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ है ये, तो इतना जानना सीख लो, पहचानना सीख लो कि आइसो और सेकेंडरी अलग अलग होता है, राइट? आइसो और सेक में किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? राइट? और H2 क्या बना? पहले N-ब्यूटाइल क्लोराइड, पहले N-ब्यूटाइल अल्कोहल लिया था तो उससे N-ब्यूटाइल आयोडाइड, सॉरी क्लोराइड बना। फिर सेक ब्यूटाइल अल्कोहल लिया था तो सेक ब्यूटाइल क्लोराइड बना। अब ले रहा हूं क्या? टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। देख लो, समझ में आ रही बात? टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, सेम HCl, सेम एनहाइड्रस ZnCl2, क्या प्रोडक्ट बनेगा? एज इट इज, सिर्फ OH की जगह पे क्या लगाना है? Cl। बस। तो बोलोगे सर ये रिएक्शन तो बड़ा इजी है, OH हटाना है, Cl लगाना है, वो तो ठीक है। OH माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा। माइनस मतलब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? माइनस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? OH माइनस जा रहा है, Cl माइनस आ रहा है, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो रिएक्शन कैसा हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। बोलो हाँ कि ना? तो आपने ये नोटिस किया कि सर आपने 3 एग्जाम्पल लिखे, तीनों एग्जाम्पल में आपने सेम ही चीज़ तो फॉलो की, OH को हटाया, Cl को लगाया, तो इसमें डिस्टिंग्विश कैसे हुआ? ये सवाल आया होगा दिमाग में, डिस्टिंग्विश कैसे हुआ भाई? तो अगर मेरे को 3 टेस्ट ट्यूब उसने दिए, 3 टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल के सॉल्यूशन बना के दिए, एक में
एन ब्यूटाइल है, एक में सेक ब्यूटाइल है, एक में टर्ट ब्यूटाइल है। बाय द वे ये वाला कौन सा था, ये एन ब्यूटाइल था यानी कि प्राइमरी था, ये वाला सेक ब्यूटाइल था यानी कि सेकेंडरी था, और ये वाला टर्ट ब्यूटाइल है यानी कि टर्शरी है। बरोबर बोल रहा हूं? है ना? तो एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल है, ठीक है। सबका प्रोडक्ट भी एक ही तरीके से बन रहा है भाई, OH जा रहा है, Cl आ रहा है, ये भी ठीक है। तो फर्क कहाँ आया? तो उसने मुझे अगर 3 टेस्ट ट्यूब दी है और तीनों में मैंने HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 यानी लूकास रिएजेंट थोड़े थोड़े ड्रॉप्स डाल दिए, तो मुझे डिस्टिंग्विशिंग कैसे मिलेगा? ध्यान से देखना। जिसमें 20 मिनट्स के बाद में प्रोडक्ट मिला, क्या मिला? 20 मिनट के बाद में प्रोडक्ट मिला ना, वो प्राइमरी वाला था। क्या बोला मैंने? जिसमें 20 मिनट्स के बाद यानी 20 मिनट के बाद प्रोडक्ट मिला, वो कैसा वाला था? प्राइमरी वाला था। जिसमें 5 मिनट के बाद प्रोडक्ट मिला, वो सेकेंडरी वाला था। और जिसमें इमीडिएट तुरंत प्रोडक्ट मिल गया, इमीडिएट रिएक्शन हुआ, वो टर्शरी वाला था। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, ऐसे होता है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। ठीक है, ऐसे होता है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। यानी कि अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहूं तो मेरे पास उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब दे दिए हैं, you have to remember the timings, yes. उसने मेरे को 3 टेस्ट ट्यूब दे दिए ऐसे, और तीनों टेस्ट ट्यूब में उसने मेरे को अलग अलग अल्कोहल के सॉल्यूशन डाल के दे दिया और मुझे बोला कि भाई पहचानो कि किसमें प्राइमरी, किसमें सेकेंडरी, किसमें टर्शरी। तो मैं क्या करूंगा? तीनों में लूकास रिएजेंट डालूंगा और तीनों में मेरे को क्या दिखेगी? प्रोडक्ट बनने के बाद थोड़ी सी टर्बिडिटी दिखेगी। टर्बिडिटी समझते हो? हेजी अपीयरेंस। क्या दिखने वाला है? हेजी अपीयरेंस, है ना, टर्बिडिटी। पर अगर वो टर्बिडिटी इमीडिएटली आई थी, कैसे आई थी? इंस्टेंट, तो मैं बोलूंगा कि वो 3 डिग्री अल्कोहल था। अगर वो 5 मिनट के बाद आई थी तो मैं बोलूंगा 2 डिग्री अल्कोहल था। और अगर वो 20 मिनट के बाद आई थी तो मैं बोलूंगा वो प्राइमरी अल्कोहल था। आप बोलोगे ऐसा क्यों? इमीडिएट आया मतलब कि फास्ट रिएक्टिव था कि स्लो रिएक्टिव था? टर्बिडिटी तुरंत आई मतलब फास्ट रिएक्शन हुआ था कि स्लो हुआ था? फास्ट हुआ था। यानी कि इससे मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल भी पता चल गया। बोलो हाँ कि ना? कौन सा वाला अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी? टर्शरी वाला सबसे फास्ट रिएक्ट कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ कि ना? तो इससे आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाएगा वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए? वो बोलेगा यार तुम्हारे HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड्स में से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव? HI। तुम्हारे अल्कोहल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? टर्शरी। तो सबसे अच्छा और फास्ट रिएक्शन तुमको कराना है तो ये कॉम्बिनेशन लोगे? बोलो हाँ कि ना? HI विद टर्शरी अल्कोहल, बूम, फास्ट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों की बेस्ट रिएक्टिविटी गया भेजे में। बोलो हाँ कि ना? सो ये HX में पहला कैटेगरी HCl था जो सबसे लंबा चौड़ा था, बिकॉज लूकास रिएजेंट खास नाम है, नेम रिएक्शन है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। तो ये नोट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है इन जनरल। और अल्कोहल चैप्टर में ये फिर से रिपीट होगा, तब वहां पर डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, तब बोलूंगा कि ये रेफर कर लो। इतना याद रख लेना, हर चैप्टर में हर चीज पूरी की पूरी शुरू से जीरो से नहीं पढ़ा सकते, उतना टाइम नहीं है ना अपने पास। ओके, सो इमीडिएट 5 मिनट्स 20 मिनट्स, ठीक है। चलो, इससे रिएक्टिविटी भी प्रूव हो गई। सेकेंड जो कैटेगरी थी इसमें, फर्स्ट तो थी ROH प्लस HCl, सेकेंड कैटेगरी थी इसमें ROH प्लस HBr, बरोबर। तो इसको कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, स्पेशल कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि HBr की रिएक्टिविटी जो है वो HCl से थोड़ी ज़्यादा है, बरोबर है। इसको सिर्फ थोड़ा सा हीट मिल गया तो बहुत है।
इन मैनी केसेस उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। क्या होगा यहाँ पे? सिंपल RBr प्लस H2। क्या ये बात क्लियर हुई? एग्जाम्पल इसमें एक कोई भी एक लिख लो तो भी बहुत है। C2H5OH प्लस HBr gives C2H5Br plus H2. Simple. Okay. C would be HI. C would be HI. अगेन अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखूं HI में, तो आपको रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, ऐसे बहुत लंबे चौड़े इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, बट वो हम लोग CET में जब हम लोग एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, दैट टाइम विल कम। अभी बहुत सिंपल, हर जगह जहाँ भी अल्कोहल आपको दिख रहा है और आपको क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है, सिंपल फंडा क्या करेंगे आप, OH हटाओ और हैलाइड लगाओ। क्या याद रखेंगे? बोलो, OH हटाओ, हैलाइड लगाओ। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, खुद जज कर सकते हो, क्या बनेगा बोलो, Ri प्लस H2। क्या ये बात एकदम सिंपल है बच्चों? यस, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। हाँ, ये चीज़ जैसे याद रखना, मैंने बताया कि इसमें आपका आगे जाके हम लोग हैलाइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट वगैरह अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट्स थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, पर फिलहाल के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कर लेते हैं। तो ये तो तीन हो गए। HX में तीन कैटेगरी हो गई, HCl, HBr, HI। HF यूज करने का ही नहीं, ठीक है। अच्छा, HI को इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है कि मोस्ट केसेस में आपको हीट की भी जरूरत नहीं पड़ती। HI इतना अच्छा रिएक्टिविटी है ना, ना हीट की जरूरत है ना कैटलिस्ट की जरूरत है। क्लियर है ये बात सबके दिमाग में? क्योंकि HI की रिएक्टिविटी अच्छी है, पिछली बार प्रूव किया था। क्यों? क्योंकि HI की बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम है, फटाक से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये भी सबको मालूम है। Okay, now comes here the next part, that is the next reaction, that is alcohol plus PCl3 or PBr3 is also valid। PCl3 और PBr3 है ना, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और ट्राइब्रोमाइड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और ट्राइब्रोमाइड। हाँ, यहां पर आपको जेनरिक रिएक्शन, इसका जो जनरल रिएक्शन, ये जो मैं लिख रहा हूं ये जनरल रिएक्शन है, क्योंकि मैंने अल्काइल की जगह R लिखा है ना, ये जनरल रिएक्शन है ना बच्चों। इसका जनरल रिएक्शन ध्यान से देखना, मेरे पास क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, 3। मैंने अभी क्या सिखाया आपको कि जब भी अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड बनाना है आपको क्या करना है, OH हटाओ, Cl लगाओ। बात सही है? कितने OH है मेरे पास, 1। क्लोरीन कितने, 3। तो ये तो गब्बर सिंह वाला हो गया ना, कि आदमी 2 और गोली 3, बहुत नाइंसाफी है वाला हो गया ये, राइट। तो यहाँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 3 क्लोरीन है और 1 OH है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको सिंपल दिमाग लगाना है, यहाँ पे हमको बैलेंसिंग के लिए 3 OH लगेगा। तो आप बोलेंगे हाँ सही बात है, 3 OH लगेगा भाई। तो 3 मोल्स ऑफ RCl बन जाएगा। 3 मोल हैलाइड बन गया, मजे आ गए। हमको अल्काइल हैलाइड बनाना था, बन गया। पर बाय प्रोडक्ट क्या बना, तो बाय प्रोडक्ट बना POH थ्राइस। सही बात है बच्चों, समझ में आया सबको? बाउंसर गया क्या, चेक करो, सिंपल है ना। 3 OH ग्रुप बचे थे, POH, फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, दुनिया को मालूम है यार। PCl3 लिखा है तो है सामने, तो POH थ्राइस। पर POH थ्राइस को आप POH थ्राइस नहीं लिखते हो, POH द होल थ्राइस, मतलब 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन। मैंने हिंट दे दिया, कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे H3PO3, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, H3PO3। देखा देखा सा लग रहा है, जाना पहचाना सा लग रहा है। इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है, फॉस्फोरस एसिड।
तो ये हुआ आपका जनरल रिएक्शन। अब इसी का एग्जाम्पल लिखना है आपको, मैं आपको हर एक का एग्जाम्पल भी लिख के दे रहा हूँ साथ में, ताकि आपके पास कोई एक्सक्यूज ना रहे कि सर हमको रिएक्शन नहीं समझा या हमने प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस भी कर लो साथ साथ, रिएक्शन लिखो, समझो, प्रैक्टिस भी करो एग्जाम्पल लिख के। कैसे? देखो 3 मोल्स ऑफ सपोज C2H5OH, कौन सा? ये इथाइल अल्कोहल है ना। इथाइल अल्कोहल नहीं पता तो पढ़ाई छोड़ दो, फिर तुम केमिस्ट्री पास नहीं होगी। इथाइल अल्कोहल 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पता होता है, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ C2H5Cl प्लस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट तो बहुत ही आसान है, सबको आ जाएगा बनाने को, RCl। This one byproduct is a little tricky to remember, that's why I made you write it in such a manner जहाँ पे आपको याद रहे कि अच्छा वो POH थ्राइस है, जिसको हम H3PO3 लिखते हैं, है ना बच्चों। नेक्स्ट कैटेगरी, अच्छा ये PCl3 के साथ वैलिड है, ये सेम रिएक्शन PBr3 के साथ भी वैलिड है। डिफरेंस क्या आएगा वहाँ पे? RCl की जगह क्या आ जाएगा? RBr आ जाएगा, है ना। RCl की जगह क्या आ जाएगा? RBr आ जाएगा, उसमें कुछ नया ये नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो अभी तक अल्कोहल ही चल रहा है। आप देखो अल्कोहल में कितने हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है, बट इससे अच्छी बात क्या है, ये चैप्टर में अल्कोहल ढंग से पढ़ लो तो अगले चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल के 6 रिएक्शन इधर ही कंप्लीट हो गए, वो नहीं पढ़ाऊंगा वहां पे, फिर से बता रहा हूं। आधा अल्कोहल चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाने वाला है, तो इसलिए ऑर्गेनिक एक बार अगर अच्छे से समझने लग गया और ऑर्गेनिक एक एक चैप्टर करते जाओगे ना, तो हर चैप्टर में इतने रिपीट रिएक्शन है कि बहुत फास्ट जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। डोंट एक्सपेक्ट मी टू रिपीट ऑल द रिएक्शंस अगेन देन एवरी टाइम। ऑफ कोर्स इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इफ यू हैव डाउट्स आई विल एक्सप्लेन। PCl5, अब मेजॉरिटी बच्चों का क्या दिमाग लगता है इसमें, सर 5 क्लोरीन, यहाँ 5 लगा दो ना। आप लोग ऐसा सोच रहे हो, बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं ऑफ कोर्स कि सर आपने जैसे उधर लॉजिक लगाया वैसे यहाँ लॉजिक लगा दो। तो लेकिन आप ये भी तो सोचो कि H5PO5 नाम का कोई एसिड बनता है क्या? पहले तो बनता है क्या? नहीं बनता भाई। हाँ, H3PO3 बनता है, H3PO4 बनता है, इसलिए वहाँ पे बना दिया था इजीली। 5 वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लगता, 5 वाला लॉजिक यहाँ नहीं लगता। यहाँ पर एक दूसरा लॉजिक लगता है जिसको ध्यान से आपको सुनना समझना। देखो टोटल कितने क्लोरीन है आपके पास? 5 क्लोरीन, Cl, Cl3, Cl। मैंने ऐसा स्प्लिट किया 5 क्लोरीन को, मैंने कैसा स्प्लिट किया? 1, 1 and 3, समझा? कैसा स्प्लिट किया? 1, 1 and 3। मेरे को मेन प्रोडक्ट क्या बनाना है? व्हाट एम आई ट्राइंग टू अचीव? किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये? RCl। एक क्लोरीन मैंने किसको दे दिया? R ग्रुप को दे दिया। समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। RO बॉन्ड को तोड़ो और R को X से जोड़ो। क्लियर बात? बोलो हाँ कि ना बच्चों। मैंने एक क्लोरीन किसको दिया? R ग्रुप को दिया, ठीक है। अब मेरे पास कितने क्लोरीन बचे? 4। 5 में से एक दे दिया, कितने बचे? 4। अब जो OH ग्रुप निकला इसमें से, क्या निकला? OH ग्रुप निकला ना। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सेपरेट करो, एक क्लोरीन को H के साथ लिखो, यानी कि HCl। बाय द वे, जस्ट फॉर इंटरेस्टिंग दिस थिंग, most students know this, HCl is gas or liquid? HCl is gas. When I say HCl, it is gas. When I say हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस गैस को लेके डिसॉल्व करके जो एसिड आपको लिक्विड स्कूल में आपको लैब में देते थे HCl, तो आपके दिमाग में ऐसा है कि HCl लिक्विड होता है, वो आपको सॉल्यूशन बना के दिया जाता था यूज़ करने के लिए, उसको कंडेंस किया जाता है। बट जनरली हम HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो गैस है, वो कंसिडर करते हैं। ठीक है बच्चों, ये भूलना नहीं। Unless you are using it in the form of an acid, you have to write the arrow which shows that it is a gas. अच्छा, नेक्स्ट देखना, अब क्या बचा? अब मेरे पास एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन बचे। यस और नो? एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन। अब ये आपके लिए नया प्रोडक्ट है,
बहुत सारे बच्चों को इसका नाम नहीं पता होगा डेफिनेटली। इसका नाम है फॉस्फोरिल क्लोराइड। क्या नाम है? फॉस्फोरिल क्लोराइड, POCl3। व्हाट विल द स्ट्रक्चर लुक लाइक? फॉस्फोरस के पास डबल बॉन्ड Cl Cl और Cl, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना फॉस्फोरस के बाद, ऐसे 5 बॉन्ड वो बनाता है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपके बाय प्रोडक्ट्स एकदम यूनिक है, आप देख सकते हो PCl3 और PCl5 में बाय प्रोडक्ट्स एकदम यूनिक है। एग्जांपल लिखेंगे बच्चों? कोई भी आप अल्कोहल ले लो, कौन सा अल्कोहल लेना है? मिथाइल अल्कोहल ले ले। क्या ये सेम रिएक्शन PBr5 के साथ भी वैलिड होगा? ऑफ कोर्स। PBr5 स्टेबल नहीं होता, इसलिए हम लोग जनरली वो रिएक्शन लिखते नहीं है, बट एरो पे आप P प्लस Br, रेड फॉस्फोरस प्लस Br लिख दोगे तो वो सेम चीज हो जाती है। RCl प्लस HCl which is a gas plus POCl3। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई बच्चों? मेन क्या था? मेन था हमारा PCl3 और PCl5 में बाय प्रोडक्ट का डिफरेंस। डिड एवरीबॉडी गेट दिस? सो यू हैव टू रिमेंबर द बाय प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन। एंड अल्कोहल्स का लास्ट रिएक्शन which is the most important reaction, alcohol plus SOCl2। what is the name of SOCl2? आपको याद होगा मैंने सल्फर कंटेनिंग ग्रुप्स के लिए एक वर्ड बताया था आपको कि सल्फर आएगा तो ये वर्ड होएगा, सल्फर आएगा तो ये वर्ड हो जाएगा। एक वर्ड बोला था, दैट वाज थायो। याद है थायो? थायो वर्ड फॉर सल्फर। This compound that we are using for the reaction is called thionyl chloride। क्या नाम है इसका? thionyl chloride। ये फॉस्फोरिल था, RYL, हाँ फॉस्फोरिल था, ये थायोनिल है। दिस इज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड और फॉर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटा एंड ऊपर वाला क्या है? फॉस्फोरस क्या रहेगा? ट्राई क्लोराइड। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। अब इसके ऊपर जरा बात करते हैं, व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट। SOCl2, इफ यू आर क्यूरियस टू नो द स्ट्रक्चर दैट आल्सो आई विल टेल यू। सल्फर के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 उसने बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर बचा। समझ में आई बात? SOCl2 यहां पर बनता क्या है, ध्यान से देखना। सेम फंडा, OH को हटाओ, Cl लगाओ। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? अभी कितने क्लोरीन यूज कर लिए मैंने? 2 यूज कर लिए, 2 में से 1 यूज कर लिया, एक बचा। OH ग्रुप का जो H था उसको एक क्लोरीन चाहिए, क्या बनेगा? HCl एंड SO, और OH ग्रुप का H निकल गया तो उसका ऑक्सीजन क्या बचा? मतलब SO2। SO2 सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? ऑब्वियसली गैस। तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस मेथड? नोट, आप अभी रिएक्शन देख के खुद ही बता सकते हैं। It is the best method to make alkyl halides from alcohols. Why? What is the name of this method? The name of this method is the
डार्जेंस मेथड और डार्जेंस रिएक्शन, क्या नाम है इसका? नेम रिएक्शन है, क्या नाम है? डार्जेंस रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों इसका? डार्जेंस रिएक्शन। इट इज द बेस्ट मेथड to make Rx from ROH. Now you will be curious to know why it is the best method. Can you see something here? Product is, what is your product? Alkyl halide. Pure Rx. Product is pure. Why? Because byproducts are gases. Therefore, no need of separation or purification. क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो हाँ कि नहीं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया ना जो मैंने बताया। आपको रिएक्शन देख के ये भेजे में गया कि नहीं गया? PCl3 वाले में आपका फॉस्फोरस एसिड बना था, तो आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए था? अल्काइल हैलाइड। तो आपको अल्काइल हैलाइड और फॉस्फोरस एसिड को अलग करना पड़ेगा बैठ के, बरोबर बोल रहा हूं? यू हैव टू स्पेंड सम एफर्ट इन सेपरेटिंग द टू, है कि नहीं? खर्चा होएगा, पैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई दोनों को सेपरेट करना है। सेम वे PCl5 वाले में क्या बना? POCl3 बना, उसको बैठ के सेपरेट करना पड़ेगा। पर यहां पर क्या हुआ थायोनिल क्लोराइड वाले में? बिकॉज यू यूज थायोनिल क्लोराइड, देन HCl उड़ गया, SO2 उड़ गया, तो जो प्रोडक्ट बचा वो एब्सोल्युटली प्योर है। बोलो हाँ कि ना? दैट इज वाई इस मेथड को मैंने क्या बोला? बेस्ट मेथड बोला। ये भेजे में गई बात, बोलो यस और नो। इजी। अच्छा, मैंने यहां पर थायोनिल क्लोराइड लिया, क्या मैंने आपको ऐसा बोला कि ये थायोनिल ब्रोमाइड के साथ भी वैलिड है? बिल्कुल नहीं। दिस इज वैलिड ओनली विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल ब्रोमाइड नहीं बनता। तो इससे आप क्या बना सकते हो? ओनली RCl बना सकते हो, RBr या RI नहीं बना सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? तो मैं यहां पे X की जगह पे स्पेसिफिकली Cl लिखूं तो इट विल मेक मोर सेंस नाउ, यस और नो? यस। तो इसका नाम क्या था बच्चों? नाम नोट कर लेना। नाम क्या लिखा मैंने? डार्जेन रिएक्शन। क्या नाम लिखा है? DARZEN, डार्जेन रिएक्शन। बेस्ट मेथड, बाय प्रोडक्ट गैशियस, प्रोडक्ट इज प्योर। तो ये सारे रिएक्शन हुए किसके साथ? ये हुए अल्कोहल्स के साथ। अभी जो हमने अभी इतने सारे रिएक्शंस लिखे उनको देखते जरा टेक्स्ट बुक वालों ने किस भाषा में लिखा है, ठीक है? क्योंकि मैं आपको टेक्स्ट बुक में से ऑब्वियसली लाइन बाय लाइन मार्क तो कराऊंगा ही ना। चलो, हाँ, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय हैलोजन, यानी कि OH हटाओ और X लगाओ। अभी बताया मैंने आपको। इसको हम लोग मैकेनिज्म भी लिख ले। अगर मैं OH की जगह पे X लगा रहा हूं तो OH माइनस जा रहा है और X माइनस आ रहा है, तो मैंने क्या बोला इसको? मैकेनिज्म के हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, बरोबर है? क्यों? क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया, तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करके बनाइए। क्लियर है? तो कोई आपको मैकेनिज्म पूछेगा तो आप बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये भी थोड़ा मतलब फंडामेंटल चीज है। अच्छा, बाय यूजिंग हैलो एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड, है ना, HX। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स इज 3, 2, 1। सारे मैंने बताया आपको डिटेल में, 3, 2 and 1, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, है ना, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये जेनेरिक रिएक्शन, ये जेनेरिक जनरल रिएक्शन हो गया, ये भी बता दिया, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड इज यूज्ड विद जिंक क्लोराइड फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स, बट टर्शरी अल्कोहल्स रेडिली रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि एनहाइड्रस ZN3L2 के साथ में HCl के साथ में अगर रिएक्शन टर्शरी का कर रहा है तो वो इतना रिएक्टिव है कि एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं भी रहेगा तो चलेगा।
अब ध्यान से इस चीज को समझना जरा, इस प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस का नाम क्या है? ग्रूव्स प्रोसेस। पर रिएजेंट का नाम क्या बताया मैंने? रिएजेंट का नाम क्या बताया मैंने? देखो, रिएजेंट का नाम क्या बताया मैंने आपको? लूकस रिएजेंट, है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएजेंट? लूकस रिएजेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट दिस रिएक्शन? ग्रूव्स प्रोसेस। दोनों अलग अलग चीजें, खिचड़ी मत करना। ग्रूव्स रिएजेंट और लूकस प्रोसेस मत लिख के आना गधों, ठीक है? HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को क्या बोलते हैं? लूकस रिएजेंट बोलते हैं। और इस प्रोसेस ऑफ यूजिंग दिस टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड ग्रूव्स प्रोसेस। गया बुद्धि में? हाइड्रोब्रोमिक एसिड अगर यूज करना है, यानी कि 48% हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, वो भी यूज कर सकते हो। अब यहां पर एक फंडा उन्होंने दिया, इन सीटू प्रेपरेशन। इन सीटू प्रेपरेशन का मतलब क्या है? तो इन सीटू का मतलब वो है कि आपको वो रिएजेंट जो है ना, वो पहले से बना के स्टोर नहीं रखना है, क्योंकि वो या तो फिर अनस्टेबल है, या वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेता है, या लाइट के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो ऐसे कुछ रिएजेंट्स अब हमको यूज करने होते हैं ना, जो ज्यादा स्टेबल नहीं होते या जो बना के रख नहीं सकते ज्यादा देर तक, तो ऐसे रिएजेंट्स को हम while carrying out the reaction, while the reaction is being carried out, तब बनाते। तो in that situation, the literal meaning of that word is you create it in that situation or in while the process is going on. That is why the word in situ. समझा? So when they write on the arrow, when they have written on the arrow na, this NaBr plus H2SO4, it actually means it is going to create the HBr. Please do not think of this as a catalyst, guys. NaBr plus H2SO4, थोड़ा दिमाग लगाओ, NaBr plus H2SO4 क्या बनाएगा? HBr plus Na2SO4 बनाएगा, yes? एक्सचेंज हो जाएगा सोडियम और हाइड्रोजन, है ना? तो ये HBr क्रिएट करेगा इन सीटू। हमारे को इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन HBr के साथ ही हो रहा है, NaBr और H2SO4 इसको ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? जनरेट कर रहे हैं। सेम वे, एग्जैक्टली सेम वे Na और फॉस्फोरिक एसिड नेक्स्ट में HI को जनरेट करे। कैसा? 95% फॉस्फोरिक एसिड के साथ। क्या ये बात क्लियर हुई? समझ में आई? तो एक्चुअली इसको आप रिएक्ट करते हो HI के साथ में, बट दैट HI इज प्रिपेयर्ड इन C2 बाय रिएक्टिंग सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड विद फॉस्फोरिक एसिड। आई होप ये बात सबको समझ में आई, इन C2 वाला फंडा। इफ यू डोंट राइट दिस, इफ यू डोंट हैव दिस, द रिएक्शन इज स्टिल द सेम दैट वी हैव ऑलरेडी डन। Just this they have shown to show that the preparation of these compounds HI and HBr is in situ. Now you have to understand why they are, either they have to be very reactive or they have to be completely non-reactive, है ना? वैसा अभी मैंने आपको ऑलरेडी समझा है, HI हाईली रिएक्टिव है ना, उसको मैं बना के स्टोर कर दूंगा तो कहीं ना कहीं रिएक्ट कर लेगा ना, है कि नहीं? स्टेबल रहेगा क्या? नहीं। इसलिए मेरे को उसको कैसे बनाना है? फ्रेशली, मतलब उसको इन सीटू बना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड भी नहीं, इन सीटू, यानी कि वाइल द रिएक्शन इज गोइंग ऑन, क्योंकि उसको मैं अलग से बना के रखूंगा तो वो रिएक्ट कर लेगा। क्या ये बात समझ में आई? HI की प्रॉब्लम क्या मालूम है? अब थोड़ा तुमको कॉन्सेप्ट में घुसा ही देता हूं। HI की प्रॉब्लम क्या है? HI अगर तुमने बना के ऐसे रख दिया तो HI अंडरगोज रिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि H और I साथ में रहना ही नहीं चाहते, उनका बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है ना, बॉन्ड इतना वीक है फटक से टूट जाता है, और बॉन्ड टूट के क्या बन जाता है? H2 प्लस I2। समझे? रिवर्सिबल रिएक्शन। इसलिए अपन HI को फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गई बात। आई थिंक हाँ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्चुअली गलत वर्ड होगा, इन C2 प्रिपेयर करते हैं। तो टेक्निकली अभी हमको ये समझ में आ गया, ठीक है, हमारा एल्कीन हो गया, अल्कोहल्स के HX वाले 3 वेरिएंट्स, PCl3, PCl5, SOCl2, ये क्लियर?
अभी SOCl2 के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो दी आपको वो भी बता दूं, ज़्यादा नहीं है, सिंपल है। फॉस्फोरस के ट्राई ब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड भी जल्दी नहीं बनते। मैंने किसके साथ रिएक्शन लिखवाया? PCl3 PCl5, यस, वो स्टेबल हैं और अच्छे से रिएक्ट करते हैं। ट्राई ब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड जल्दी बनते नहीं है, क्यों? अगेन उनका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसीलिए देखो अगेन जनरेटेड इन C2। एंड ये इन C2 वाला फंडा है ना, बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। मैंने इनफैक्ट अभी बोला भी आपको थोड़ी देर पहले कि अगर PCl3 की जगह PBr3 लिखना होता तो मैं PBr3 डायरेक्ट लिखता क्या? नहीं, मैं एरो पे रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन ऐसा लिखता। बात समझ में आई? तो क्या इसका मतलब ये कैटलिस्ट है? नो बॉस, इसका मतलब ये इन C2 प्रिपेयर हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? क्लियर? ठीक है, तो ये इसमें ना ये सब पचड़े में ज्यादा मत पढ़ना। तुम लोग इन छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज हो गया, मेन टॉपिक भूल जाते हो, वो मत करना। मेन टॉपिक पे फोकस करना, ये सब फालतू है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा, मार्क करना, लर्न करना। चलो यहाँ देखो ROH प्लस PX3, यहाँ पर मेरा बाय प्रोडक्ट क्या था? मैंने बाय प्रोडक्ट पे फोकस करने को बोला था ना आपको। H3PO3 मेरा बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर अगर PCl5 होता तो POCl3 मेरा बाय प्रोडक्ट है। और थायोनिल क्लोराइड वाला देखो, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ये प्रेफरेंस किसको देता है? स्ट्रेट चेन वाले यानी N फॉर्म के। ब्रांच वाले के साथ ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट नहीं करता, स्ट्रेट चेन वाले के साथ अच्छे से रिएक्ट करता है। और इसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं होती। क्या होता है? रीअरेंजमेंट नहीं होती। अभी रीअरेंजमेंट क्या है ये आगे हम लोग मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह में सीखेंगे। द बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर गैसेस, नो नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर दिस सेपरेशन, देयरफॉर मेथड इज प्रेफर्ड मेथड फॉर मेकिंग अल्काइल क्लोराइड्स। और ये रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया। और HCl और SO2 पे एक एरो ऐसा बनाया हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं बच्चों, आपको दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पर गैसेस के लिए एरो बनाया हुआ है। एम आई क्रिस्टल क्लियर? यस और नो? तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्यों हो जाता है 2 मार्क्स का। एक्सप्लेन वाई डार्जन, अच्छा इसमें डार्जन मेथड नाम नहीं दिया बट मैंने आपको नाम बता दिया है ना। एक्सप्लेन वाई थायोनिल क्लोराइड इज द बेस्ट रिएजेंट टू मेक अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स। पूरा का पूरा आपको एज इट इज आंसर लिख देना है। आई होप ये बात क्लियर हो गई बच्चों। आखिरी लास्ट इज हैलोजन एक्सचेंज। लास्ट वन इज हैलोजन एक्सचेंज। अब हैलोजन एक्सचेंज को समझने के लिए वापस से आपको एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे लेके जाता हूं, जो पिछले सेशन में भी पढ़ाया था, दोबारा बताता हूं। याद करो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस को। सबसे रिएक्टिव कौन? फ्लोरीन। सबसे खराब कौन? आयोडीन। यस, फ्लोरीन का अगर मुझे डायरेक्ट रिएक्शन कराना है ना, तो ये इतना रिएक्टिव है कि इसके रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो जाते हैं। मतलब रिएक्शन करने गए और इतना ज्यादा हीट जनरेट हुआ, इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ कि एक्सप्लोजिव भी हो सकते हैं इसके रिएक्शन। तो क्या ये अच्छी बात है? प्रैक्टिकली इज इट गुड? नो। और आयोडीन इतना खराब रिएक्टिविटी है कि इसके रिएक्शन बड़े स्लगिश है। स्लगिश समझते हो? एकदम स्लो। इज इट प्रैक्टिकल? अगर मैं आपको बोलूं आज आपको कॉलेज जाना है, आयोडीन का रिएक्शन करना है और उसको 4 दिन लगेंगे, तो तुमको ठीक लगेगा क्या ये? लैब में विच रिएक्शन शुड यू प्रेफर? द वंस दैट गेट डन विद इन लाइक 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, है ना, विच इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, राइट? तो क्लोरीन ब्रोमीन के आप रिएक्शन प्रेफर करोगे, है कि नहीं? क्योंकि ये बीच में आते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि मैं अल्काइल क्लोराइड्स और अल्काइल ब्रोमाइड्स तो बना सकता हूं, और मैंने मोस्ट केसेस में बनाए भी। आपने देखा, आपने नोटिस किया कि मैंने फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड लिया, मैंने HBr के साथ किया, HCl के साथ रिएक्शन किया, है ना। मैंने फ्लोराइड और आयोडाइड को अवॉइड किया मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। यस और नो?
तो प्रॉब्लम यहां पर अब ये सवाल ये आता है कि सर अगर हमको एल्काइल फ्लोराइड्स या एल्काइल आयोडाइड्स बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे. व्हाट इज इजियर टू मेक? RCl and RBr is comparatively easier to make. Yes or no? So you make RCl and RBr and then exchange the halogen with either iodine or fluorine. You will end up getting Ri or Rf. Easy. समझे कि नहीं समझे? That is the third method. वो बोलता है देखो डायरेक्ट Ri या डायरेक्ट Rf नहीं बना सकते हो, बरोबर है? समझ में आ रही बात? डायरेक्ट Ri या डायरेक्ट Rf यानी कि अल्काइल फ्लोराइड्स और अल्काइल आयोडाइड्स डायरेक्ट नहीं बना सकते हो, ठीक है. RCl या RBr इजी है, बना सकते हो, अच्छा बना लो. और फिर उसके बाद उस हैलोजन को तुम्हारे चॉइस के हैलोजन यानी आयोडीन या फ्लोरीन से रिप्लेस कर दो या एक्सचेंज कर दो. इसीलिए मेथड का नाम क्या लिखा था? पहला मेथड पढ़ो, हैलोजन एक्सचेंज. क्या ये बात खटक गई, दिमाग में गई? सिंपल है ना, एकदम वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूं, वर्ड बाय वर्ड. अच्छा शॉर्टकट तो याद है ना, पिछले सेशन में किया था, क्या बोला था? हाँ HAA याद है ना, वो भूलना नहीं. अच्छा हैलोजन एक्सचेंज में क्या बनाना है? हैलोजन एक्सचेंज में एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने हैं या एल्काइल आयोडाइड्स बनाने, ये भी क्लियर है. अब उसका देखो एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा. फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स, यस बच्चों. F इज नॉट F, ऐसा याद रखेंगे. क्या याद रखेंगे? F के साथ नहीं जाएगा. मतलब फिंकलस्टाइन है ना, वो RI बनाने के लिए. कितना इजी, क्योंकि फिंकलस्टाइन F से है ना, F के साथ नहीं जाएगा. फिंकलस्टाइन RI बनाने के लिए, तो स्वार्ट्स क्या है? RF बनाने के लिए. एकदम इजी हो गया, बोलो हाँ कि ना. अभी भूलोगे नहीं कभी. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हैलोजन एक्सचेंज क्या बनाने के लिए, या तो आयोडाइड्स या तो फ्लोराइड्स. क्लियर? ओके. उसमें भी दो रिएक्शन थे, फिंकलस्टाइन और स्वार्ट्स. फिंकलस्टाइन अल्काइल आयोडाइड के काम आएगा, स्वार्ट्स अल्काइल फ्लोराइड्स बनाने के काम आएगा. हाउ इजी इज दैट? सिंपल. यस. चलो अब इसके बारे में डिटेल्स करते हैं. आई होप एवरीबडी इज विद मी सो फार. किसी को बाउंसर नहीं जाना है ना? ये हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी, हैलोजन एक्सचेंज. हैलोजन एक्सचेंज. हैलोजन एक्सचेंज में आपको क्या करना है? आपको ओरिजिनल आपका जो भी RCl या RBr लिया है आपने, वो लेकर आयोडीन या फ्लोरीन बनाना है. उसमें पहला कौन सा है? फिंकेल्स्टाइन. क्या नाम है? इट्स अ नेम रिएक्शन. तो नेम रिएक्शंस तो एज इट इज उठा के शॉर्ट नोट में पूछते हैं, ये बता चुका हूं आप लोग को बच्चों. फिंकलस्टाइन रिएक्शन. फिंकलस्टाइन रिएक्शन में ऐसा बोल दूं, RCl/RBr becoming what? Ri. Yes or no? Will it make sense? अब सवाल यह है कि इसमें क्या यूज करना है. अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, RX आप समझ जाना कि RX मतलब आयोडाइड, ब्रोमाइड या क्लोराइड. RX समझ जाना. अब इसमें यूज क्या करेंगे ये सीखो, ठीक है. पहले मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, जानबूझ के ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, समझाता हूँ, ठीक है. बी देखो दूसरा, स्वार्ट्स रिएक्शन. कौन सा? अच्छा स्वार्ट्स का एक्चुअल स्पेलिंग SWARTZ है, बट बहुत जगह पे पुरानी रेफरेंस बुक्स या शायद कुछ टेक्स्ट बुक्स में भी S लिखा हुआ है. स्वार्ट्स SWARTS लिखा हुआ है, स्वार्ट्स. ठीक है, वो रॉन्ग है बट ठीक है, प्रॉपर नाउन है, कोई बात है ना. और साइंटिस्ट के नाम का मर्डर करना तो इंडिया के टेक्स्ट बुक्स की खासियत है. यहाँ पे RX का क्या बनेगा भाई? यहाँ पे RF बनेगा, RF.
अब सवाल यह है कि रिएजेंट कौन सा यूज करूं, बस इतना ही सोचना है आपको। बाकी फंडे समझ में आ गए, ठीक है ना। अब जरा देख लेते हैं इसके बारे में, कहाँ गया, थोड़ा इसका थियोरी भी देख लेते हैं क्या बोल रही है। एल्काइल आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्काइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स विद सोडियम आयोडाइड यानी कि NaI इन एसीटोन। यहां पे एरो पे एसीटोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो पे एसीटोन है, ठीक है। कैटलिस्ट आपका क्या है, मीडियम, रिएक्शन का मीडियम क्या है, एसीटोन। ओके, दिस इज कॉल्ड फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, पता है। एल्काइल फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एल्काइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स विद मेटालिक फ्लोराइड सच एज AgF। अच्छा, NaI मतलब मेटालिक आयोडाइड नहीं था, ये जो है ये मेटालिक आयोडाइड था ना बच्चों, मेटल प्लस आयोडीन, और ये क्या है, मेटालिक फ्लोराइड। यस, तो कहना है अगेन जनरलाइज एंड से दिस कि तुमको अगर आयोडीन बनाना है तो तुमको NaI यानी कि मेटालिक आयोडाइड चाहिए, क्लियर बात। और यहां पर तुमको मेटालिक फ्लोराइड चाहिए। कितना इजी हो गया, बोलो हाँ कि ना। जस्ट दैट यहां पे क्या है, एरो पे क्या आने वाला है बताओ, एरो पे क्या आएगा, एसीटोन। यस और नो, व्हाट विल इट लुक लाइक, इस तरह से, यानी कि दिस प्लस NaX एंड हियर क्या होगा बच्चों, प्लस AgX। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है बात। एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग, C2H5Cl प्लस NaI gives C2H5I प्लस NaCl। एरो पे ऐसे को, ये बॉक्स बनाने की भी जरूरत नहीं, मतलब इतना इजी है, बॉक्स की भी जरूरत नहीं है आपको। सेकंड वाला देख लो, CH3 CH CH3, इसका नाम क्या है, CH3 CH CH3 Br, इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम दोनों बताओ। इसका एग्जाम्पल स्वॉर्ड्स का, CH3 Br प्लस AgF क्या आएगा, CH3F प्लस AgBr। ऑब्वियसली ये प्रेसिपिटेट होगा। AgX का सॉल्ट हमेशा क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, तो बोलने की बात ही नहीं, ऑफ कोर्स। सेकंड एग्जांपल बॉन्ड लाइन के साथ ले ले, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसका नाम क्या है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, ये जो रिएजेंट बना है इसका नाम देखो, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड का सीधा सीधा क्या बन जाएगा, टर्ड ब्यूटाइल फ्लोराइड। IUPAC क्या होगा इसका, IUPAC कैसे लिखेंगे, 1
2 3, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, इधर मिथाइल है, इधर फ्लोराइड है, तो क्या लिखेंगे 2 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, बरोबर है। IUPAC और कॉमन दोनों, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो या कुछ भी हो, आपको वो बेसिक नोमेनक्लेचर और वो सब आना ही चाहिए, नहीं तो आप फिर ये रिएक्शंस वगैरह पढ़ के कोई फायदा नहीं है, राइट। तो ये हो गए हमारे सारे MOPs खत्म, यहाँ पर हमारे सारे MOPs खत्म हो जाते हैं, किसके, हैलोजन के, राइट। स्वार्ट्स रिएक्शन बताओ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये जो दिया हुआ है, ये हम लोग अलग से अभी एराइल हैलाइड्स का पार्ट जब अभी करेंगे इसमें, इसी चैप्टर में। अभी ये तो एल्काइल हैलाइड्स के पार्ट हुआ ना, एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन में क्या क्या आ गया, हैलोजन एक्सचेंज उसके 2 रिएक्शन, एल्कीन प्लस HX उसके 2, कौन से, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, और अल्कोहल के 6 अलग अलग रिएक्शंस, HCl HBr HI PCl3 PCl5 एंड SOCl2, ये सारे रिएक्शंस हमने कर लिए। क्या ये बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है? यस। और जो 2 रिएक्शन मैंने बताया जैसे एराइल हैलाइड्स वाले, वो हम लोग एराइल हैलाइड्स के सेक्शन में करेंगे, जैसे कि सैंडमेयर तो यहाँ पे दिया चैप्टर 13 में आएगा, अमाइंस में आता है एक्चुअली। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जो अलग अलग चैप्टर्स में हैं एंड दे आर इंटरलिंक्ड। इफ वी डू इट इन वन टॉपिक देन इन द नेक्स्ट टॉपिक इट्स द सेम रिएक्शन दैट इज रिपीटेड। एनीवे, चलो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ही सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एल्काइल हैलाइड्स की, RX की। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो सबसे पहला उसका फंडा है पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी कि पोलैरिटी ऑफ RX। क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे आप, पोलैरिटी ऑफ RX मॉलिक्यूल। RX मॉलिक्यूल पोलर होता है, पोलर का मतलब कि R विल हैव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और X विल हैव डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव मतलब छोटा, पार्शियल, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, और X पे ऑब्वियसली हैलोजन पे क्या रहेगा, पार्शियल नेगेटिव। डू यू ऑल नो द रीजन फॉर दिस? बिकॉज X इज हैलोजन, हैलोजेंस आर इलेक्ट्रो नेगेटिव, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है ना। इनफैक्ट फ्लोरीन तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, करेक्ट है? यस। अच्छा, अगर ऐसे देखा जाए कि RF, RCl, RBr, RI, इनका मैं अगर बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ देखूं, मेरे को RF, RCl, RBr और RI इनके बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने, तो सेम फंडा हुआ जो HCl, HF, HEB, HBr और HI वाला था। कार्बन और हैलोजन की बीच की जो लेंथ है वो RI के लिए सबसे बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि आयोडीन का एटम सबसे बड़ा है, लॉजिकल बात है। यस बच्चों, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सेम हुई कि नहीं हुई? वैसे ही, यानी कि अगर मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चेक करनी है तो क्या मैं फिर से बोल सकता हूँ कि RF की कम रिएक्टिव होगा, RCl उससे थोड़ा ज़्यादा, RBr उससे थोड़ा ज़्यादा, और RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। मेक सेंस? बोलो हाँ कि ना। एनी डाउट्स हियर? किसी को अगर डाउट है तो देख लेना। यहाँ पे कार्बन और आयोडीन के बीच का मैं बॉन्ड लेंथ का बात कर रहा था, क्योंकि आयोडीन बड़ा एटम होता है, ऐसे बड़ा होता है ना आयोडीन, तो यानी कि इसका मतलब कि कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेंथ कम है, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, तो कार्बन और आयोडीन अलग हो जाएंगे इजीली। यस और नो? तो इसीलिए हम लोग आयोडीन को अच्छा लीविंग ग्रुप भी कहते हैं, गुड लीविंग ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा लीविंग ग्रुप। मतलब वो कार्बन को छोड़ के जल्दी जाएगा, जल्दी जाएगा मतलब कि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा और वो लीव करके बाहर निकल जाएगा। यस। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने में हेल्प होती है, रादर देन आपको रट्टा मारना पड़े, उससे अच्छा आप कॉन्सेप्ट को समझो। RI ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा, बेहतर लीविंग ग्रुप बनेगा। इट्स अ बेटर लीविंग group. You don't have to remember the bond parameters. Please don't ratta maro this, okay? Nobody is going to ask you the length and the energy and all that matter. Nobody is going to ask you. Forget it. Boiling point, very important point here. Boiling point के ऊपर arrange the following in order of boiling point type का question आपके क्या बोलते हैं, MCQs में भी आता है और theory में भी आता है, दोनों में आता है, काफी important.
ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने आप लोगों को क्लास 11 में एल्केन्स वगैरह में एक बहुत ही सिंपल फंडा समझाया था, सिखाया था। ऑलवेज रिमेंबर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद कार्बन बट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। क्या सेंटेंस याद रखेंगे, रिपीट विद मी। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ कार्बन बट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। मतलब जितने कार्बन एटम्स बढ़ेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट राइजेस विद इंक्रीजिंग कार्बन नंबर बट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज्ड ब्रांचिंग एज द सरफेस एरिया डिक्रीजेस। तो इसका मतलब कि एग्जांपल ले लो आप, यहीं पे एग्जांपल अपनी टेक्स्ट बुक में जरूर लिख के रख लेना, खाली जगह है ना आपके पास। एग्जाम्पल यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिख लेना, एक सम देता हूँ। सपोज आपको वो बोले कि C2H5Cl CH3CH CH3Cl CH3 CH2 CH2 CH2Cl and CH3 thrice Cl। CH3 thrice Cl का मतलब क्या है? CH3 3 times Cl का मतलब क्या होता है? CCl। CH3 thrice CCl का मतलब क्या होता है? ऐसा होता है ना, एक कार्बन पे 3 मिथाइल भी लगे हुए और एक क्लोरीन भी लगा हुआ है। क्या हो गया इसका मतलब? थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। यस। और वो बोल रहा है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। कैसे लगाएंगे? सपोज इसको मैंने ए बोल दिया, सपोज इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया, इसको मैंने डी बोल दिया। तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप? कार्बन नंबर। पहले वाले में 1 कार्बन है, सॉरी 2 कार्बन है, दूसरे में बी में 3 कार्बन्स, सी में 4 कार्बन्स, डी में भी 4 कार्बन्स। पर डी में ब्रांचिंग ज्यादा है, तो सी और डी में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका? कार्बन नंबर सेम बट ब्रांचिंग ज्यादा जिसकी है, तो उसका कम होगा ना। तो ऑर्डर क्या होगा बच्चों? सी का ज्यादा होगा कि डी का ज्यादा होगा? सी का ज्यादा होगा, फिर उससे कम डी का, फिर उससे कम बी का और उससे कम ए का। ऐसे आपको अरेंज करने के लिए एमसीक्यूज में भी कई बार आता है, थियरी पेपर में भी कई बार आता है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? यस, सिंपल तरीके से अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है। अगेन सी, दे आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ द एंटायर स्ट्रक्चर फॉर यू, they are going to draw it like this. If you can't figure out that this is third butyl chloride, honestly you don't deserve the marks. This is very basic. If you can't write basic structures, then you have no business studying 12th standard organic chemistry, right? आप अगर किसी को पढ़ा रहे हो, खुद सोचो, आप किसी को अगर पढ़ा रहे हो, आप 12वीं में हो, 17-18 साल के हो, 17 साल के 18 साल के हो, राइट? आप किसी 4th या 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे हो और उसको 1 2 3 4 ही लिखने नहीं आता, तो आप उसको क्या बोलोगे कि बेटा जा पहले 1 2 3 4 सीख क्या, फिर तेरे को मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, यही बोलोगे ना? आप मेरी जगह होते तो सेम चीज बोलते, राइट? ठीक है बच्चों, तो हमारा एमओपीज खत्म हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, उसमें बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हमने मेन चीजें जो सीखी, डार्जन्स मेथड, बेस्ट मेथड, लुकास रिएजेंट, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, है ना, ये सब नेम रिएक्शंस थे। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स, मैंने आपको सारा कुछ इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको फोकस करके याद रखनी है। चलो, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।